सभी बोर्ड एग्जाम में जितने प्रश्न आए हुए सभी प्रश्नों को एक एक करके हम लोग करेंगे। अब मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये पहला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं संगति का अनुपात होता है। संगति का मतलब द्रव्यमान से है, इनका अनुपात कितना होता है। हम जानते हैं E/m का मान मिल्टन ने अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में प्रयोग किया था, और ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही मिल्टन ने ज्ञात किया था कि E/m का मान 1.77 × 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निर्वात की विद्युतशीलता का SI मात्रक क्या है। निर्वात की विद्युतशीलता ε0 का SI मात्रक क्या है। इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप इसे चाहें तो सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन बराबर Q1 × Q2 बाई 4 पाई R स्क्वायर × F। यहाँ से अगर आप कूलाम लिखेंगे तो कूलाम का स्क्वायर आएगा बटे न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर। इस फार्मूले का उपयोग करके इसका मान लिख सकते हैं। तो निर्वात की विद्युतशीलता ε0 का मान कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन है कि नेक्स्ट थ्री, एक निश्चित दूरी r पर स्थित दो समरूप धातु के गोलों पर आवेश 4q तथा -2q है। गोलों के बीच के आकर्षण बल का मान F दिया हुआ है। यदि दोनों गोलों को स्पर्श कराकर पुनः उसी दूरी r पर रख दिया जाए तो उनके बीच का बल क्या होगा। सो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनका जो परिणामी होता है 4q और 2q, जो ये आवेश है, इनका परिणामी आप निकालोगे तो 4q - 2q बराबर 2q आएगा। अर्थात यहाँ 2 गुना आ रहा है, जितना आता है उसका हम हमेशा 4 गुना करते हैं। तो 4 × 2 बराबर 8। अर्थात अगर पहले बल F रहा होगा तो अब बल का मान F/8 हो जाएगा। सो इसका आंसर होगा D F/8। यह आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो समान आवेशों Q1 Q2 को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q' रखा गया है। यदि तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में हो तो Q' का मान क्या होगा। यहाँ क्वेश्चन ये है कि एक ऐसे निकाय है, आवेश निकाय, एक तरफ इसके Q आवेश है, दूसरे तरफ भी आवेश Q है, इसके मध्य में एक आवेश Q' को रखा गया है। अब ये संतुलन में होगा, इसके लिए आपसे पूछा है कि इस Q' का मान क्या होगा। तो हम सभी जानते हैं संतुलन में होने का मतलब है कि बलों का परिणामी सिग्मा F बराबर 0 होना चाहिए। ऐसा तभी होगा जब एक तरफ लगने वाले बल का परिमाण दूसरे तरफ लगने वाले बल के परिमाण के बराबर हो। यहाँ आप मान रखेंगे तो इसका उत्तर आएगा Q/4। जो Q ये आवेश है, उन दोनों का 1/4 होता है। ये प्रश्न 2018 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता का मात्रक क्या होता है। प्रश्न नंबर 5, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, चूँकि हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला E बराबर होता है F/0। अर्थात किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक आवेश पर लगने वाले बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। सो यहाँ से E का मात्रक अगर लिखना हो तो F का मात्रक और Q का मात्रक लिखेंगे। F का मात्रक न्यूटन, Q का मात्रक कूलाम। सो ऐसे में इसका मात्रक होगा न्यूटन पर कूलाम, यानी ऑप्शन C इसका सही आंसर होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक यल भुजा के वर्ग ABCD है। इसके कोनों A व C पर आवेश Q1 तथा प्रत्येक कोने पर B व D पर आवेश नेगेटिव Q2 रखा है। A पर स्थित आवेश साम्यावस्था में हो तो इसके लिए Q1/Q2 का अनुपात क्या होगा। प्रश्न को समझिएगा। ये एक वर्ग है जिसका नाम है ABCD, और इस ABCD वर्ग के कोनों A व C पर जो आवेश है वो है Q1, जबकि कोनों B और D पर जो आवेश है वो है -Q2, नेगेटिव Q2। कह रहा है बिंदु A पर संतुलन हो, इसके लिए Q1 और Q2 का मान क्या होगा। तो याद रखिएगा, कोनों पर A Q1 तथा बिंदु B पर रखे -Q2 के कारण जो लगने वाला बल होगा, उस बल का मान
ऐसे याद करते हैं, इस तरीके से ए और बी के बीच जो बल लगेगा 1/4πε Q1 Q2 बटा L स्क्वायर, जहाँ L इस वर्ग की भुजा है। सो ए और बी के बीच लगने वाले बल का मान 1/4πε Q1 Q2 बटा L स्क्वायर होगा, जो कि ए बी के अंदिश होगा। इसी प्रकार कोने डी पर जो आवेश रखा हुआ है और आवेश ए ये जो रखा हुआ है, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल Q1 Q2 बटा L स्क्वायर होगा, जो कि ए डी के अंदिश होगा। और इन दोनों पुनः ए पर रखे आवेश Q1 पर बिंदु C पर रखे आवेश Q1 के कारण आकर्षण बल जो होगा FCA इज इक्वल टू 1/4πε Q स्क्वायर बटे L√2 का होल स्क्वायर। ये L स्क्वायर रूट 2 कहाँ से आ गया? ये जो विकर्ण आप देख रहे हो ए और सी, ये पूरा विकर्ण AC होता है भुजा √2 स्क्वायर रूट 2 इंटू गुणे भुजा, भुजा का मान यहाँ L है। सो ऐसे में ये विकर्ण का मान हो जाएगा L स्क्वायर रूट 2। सो A से C तक की जो दूरी बनेगी वो हो जाएगी L√2। इस दूरी का यहाँ प्रयोग करेंगे हम, तो C और A के बीच का बल 1/4πε Q1 स्क्वायर बटे L√2 का होल स्क्वायर, दैट इज Q1 स्क्वायर बाई 2L स्क्वायर, ये CA के अंदिश हो जाएगा। चूँकि A पर स्थित आवेश साम्यावस्था में है, इसलिए सभी बलों का परिणामी शून्य होना चाहिए। तो AB का एक घटक FAB cos 45 और FAD cos 45 का मान FCA के बराबर होना चाहिए। FCA का मान 1/4πε Q1 स्क्वायर बटे 2L है, जबकि FAB का मान हम ज्ञात कर चुके हैं ऊपर। सो इस तरीके से मानों को रखने के बाद हम इसे सॉल्व करेंगे, हमें Q1 Q2 का जो रेशियो मिलेगा वो मिलेगा 2√2। सो इसका ऑप्शन जो यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन C +Q/4, ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो कि इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? तो हम जानते हैं कि E बराबर F/Q होता है, और कैपेसिटर के संदर्भ में इसको लेते हैं E बराबर V/D। तो यहाँ से न्यूटन पर कूलाम भी मात्रक मिलेगा, वोल्ट पर मीटर भी मिलेगा, यानी न्यूटन पर कूलाम भी है, वोल्ट पर मीटर भी है, और जूल प्रति कूलाम प्रति मीटर भी है। इसको ऐसे लिखते हैं, E बराबर V की जगह लिख सकते हैं हम W/Q, की जगह W/Q इंटू D। सो जूल प्रति कूलाम गुणे मीटर भी इसका मात्रक है, बट जो जूल प्रति कूलाम है ये इसका मात्रक नहीं है, क्योंकि ये वोल्ट का मात्रक है। विभव V बराबर W/Q होता है। सो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, इसलिए ऑप्शन C इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि R1 व R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेश के पृष्ठ घनत्व क्या है? बराबर पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा? तो ध्यान में रखिएगा, जब त्रिज्याओं के आवेश पृष्ठ घनत्व बराबर है तो इनके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए, अर्थात 1:1 इसका उत्तर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवेश का खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? उसका रीजन है पहला, किसी आंतरिक बिंदु पर। तो यही ऑप्शन इसका सही है। क्यों सही है? कारण देखिए, कोई एक खोखला गोला अगर है, इस खोखले गोले पर जो आवेश होगा वो इसके पृष्ठ पर स्थित होगा, जबकि इस गोले के अंदर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर कोई भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा। सो ई की वैल्यू 0 हो जाएगी, अर्थात खोखले गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता, ये ध्यान में रखिएगा आंतरिक बिंदु पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? हम सभी जानते हैं वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर E इंटू ए होता है। इसमें E का मात्रक, A का मात्रक हम प्रयोग कर सकते हैं। E का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम, और A का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर इंटू मीटर पर कूलाम
और न्यूटन इंटू मीटर को जूल कहते हैं, ये कार्य है। जूल प्रति कूलाम इंटू मीटर, और जो जूल प्रति कूलाम है ये वोल्ट होता है। सो इसका मात्रक वोल्ट इंटू मीटर हमें प्राप्त होगा। इसका ऑप्शन डी सही है, वोल्ट इंटू मीटर। ये है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। अगले पेज पे आ जाते हैं और आपको और सारे क्वेश्चन दिखाते हैं। ये 1 नंबर वाले हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है वैद्युत क्षेत्र ई में पी आघूर्ण वाले एक द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि अगर एक वैद्युत क्षेत्र पहले से दिया हुआ है, इस वैद्युत क्षेत्र में किसी डायपोल को अगर हम रखेंगे, इस डायपोल पे एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इस पर 2 बराबर और विपरीत बल लगते हैं। यहाँ पर बलाघूर्ण टाउ का मान होता है पी ई कॉस साइन थीटा, ये हम सभी लोग पढ़ चुके हैं। तो इसका आंसर मैक्सिमम बल के लिए होगा P इंटू ई। यहाँ सदिश गुणन प्रयोग किया गया, ध्यान में रखिएगा, डाट नहीं होता है, शून्य नहीं होता है, ये सदिश गुणन होता है। ई क्रॉस पी नहीं लिख सकते क्योंकि जब सदिश में दिशा बदलते हैं तो चिन्ह बदल जाएगा। अगर यहाँ माइनस लगा होता तो ये भी सही होता, पर नेगेटिव ना लगने की वजह से ये आंसर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 कि एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखे द्विध्रुव आघूर्ण P पर P वाले वैद्युत द्विध्रुव को 90 अंश घुमाने में कितना कार्य होगा। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो इसका आंसर कर सकते हो। जो द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य W होता है वो होता है PE 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसमें थीटा की वैल्यू दे रखा है 90 डिग्री और कास 90 की वैल्यू होती है 0। सो ऐसे में W की वैल्यू आ जाएगी PE एंड 1 माइनस 0। सो वैल्यू आएगी P इंटू ई। अर्थात किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखे द्विध्रुव इसका आघूर्ण P हो को घुमाने में 90 अंश किया गया कार्य का मान PE होगा, जो कि ऑप्शन सी के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न है, ये भी देखते हैं। अगले पेज के लिए चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है। 7 कूलाम के नियम का सदिश रूप बताइए। ये 2017 में आया हुआ है। हम जानते हैं कि कूलामीय बल पारस्परिक बल होता है, अर्थात F12 बराबर -N2, अर्थात बिंदु Q1 Q2 पर रखे आवेश के कारण कार्यरत वैद्युत बल का मान बिंदु Q2 Q1 पर रखे कार्यरत वैद्युत बल के परिमाण के बराबर और विपरीत दिशा में होता है। इसको म्यूचुअल या पारस्परिक बल कहते हैं। यानी जितना पहला आवेश दूसरे पर बल लगाएगा, ठीक उतना ही बल दूसरा आवेश पहले पर लगाएगा। यही है कूलामीय नियम का सदिश रूप। जो कूलाम के नियम का जो सदिश रूप है वो है F12 = -F21। इसे ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखिए और इसका मात्रक भी लिखिए। तो हम सभी लोग जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु आवेश पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के मान का अनुपात उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहलाता है। इसके E बराबर F/Q0 लिखते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो न्यूटन प्रति कूलाम का है। प्रश्न संख्या 9, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको स्पष्ट और दिखाई दे। तो प्रश्न संख्या 9 है कि आवेश के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से विद्युतशीलता एप्सिलॉन का विमीय समीकरण ज्ञात कीजिए। हम सभी जानते हैं दो विस्तृत बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल का मान F बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2/r² होता है। इसे कूलाम का नियम भी कहा जाता है। यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू निकालने के लिए r² का F के साथ गुणा कर देंगे। सो एप्सिलॉन बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r² हो जाएगा। यहाँ से अगर हम विमीय सूत्र लिखना चाहें तो आवेश Q1 का विमीय सूत्र AT, क्योंकि Q बराबर होता है I × T होता है, दैट इज धारा गुणे समय। सो मात्रक के लिए विमीय सूत्र बनेगा AT × AT, क्योंकि दो आवेश यहाँ पर है। और 4π एक अचर राशि, इसका कोई मात्रक नहीं होता। r दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर और मीटर की जगह L लिखते हैं। बल F का विमीय सूत्र mL/-2 होता है। सो इस तरीके से फॉर्मूला m यहाँ पावर 1 है, अंश में ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा।
यहाँ एल लिखा हुआ है, एल स्क्वायर के साथ इसका गुणा करेंगे तो एल स्क्वायर और एल की पावर 1 मिलके हो जाएगी एल पावर 3, अंश में ले जाएंगे तो एल पावर -3 हो जाएगा। नेक्स्ट टी पावर -2 यहाँ आप देख रहे हो हर में है, और यहाँ अंश में 1 और 1 2 पावर पहले से है, प्लग करेंगे तो पावर जुड़ जाएगा, 1 1 2 घात ये, और ये ऋण 2 अंश में जाएगा तो धन 2 हो जाएगा। तो ऐसे में ऋण 2 धन 2 वो टोटल मिला के बन जाएंगे 4, अर्थात टी की पावर 4 और ए का ए से गुणा करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा। सो एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र m इनवर्स l पावर -3 t पावर 4 a पावर 2 होता है। आप इसे चाहो तो ऐसे भी याद कर सकते हो, -1 -3 यानी 4 एंड 2, अर्थात 1 2 3 4 इसके विमीय सूत्र में आता है 1 2 3 4, बट इसमें से 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव होते हैं। जो ये आप विषम वाला देख रहे हो 1 और 3 नेगेटिव होता है, जबकि सम वाले 2 और 4 पॉजिटिव होते हैं। इस तरीके से साइलेंट नॉट का विमीय सूत्र आप याद कर सकते हो कि विषम वाले ऋण और सम वाले धन होते हैं, और एम एल टी और ए इसमें 4 राशियाँ होती हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां है कि 1.5 × 10⁻³ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। ऐसे में उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। सो प्रश्न के अनुसार आवेश की बराबर 1.5 × 10⁻³ दिया हुआ है, बल F का मान 2.25 न्यूटन दिया हुआ है, और वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है E बराबर F/Q। F का मान 2.25 न्यूटन और आवेश Q का मान यहाँ 1.5 × 10⁻³ लिखेंगे। सो ऐसे में टोटल वैल्यू आएगी 1500 न्यूटन प्रति कूलाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। 11 में क्या रहा है, ये भी बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सब, कि 5 × 10⁸ कूलाम के बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 450 वोल्ट पर मीटर होगा। यानी इसमें दूरी r आपसे पूछी गई है। इसके लिए फॉर्मूला हम प्रयोग करेंगे E बराबर, ये देखो जो रिजल्ट लिखा हुआ बच्चों 9 × 10⁹, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁻9। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 9 × 10⁻9 Q/r² इस फॉर्मूले से लिखा गया है। फॉर्मूला भी आप जानते हो, K × Q/r² होता है। अब इसमें K का मान यही होता है टोटल, जो कूलाम के नियम में प्रयोग किया जाता है। सो ऐसे में E की जगह 450 प्रयोग करेंगे, और 9 × 10⁹ गुणे Q का मान लिखेंगे 5 × 10⁸ बटा r²। सो r² बराबर आ जाएगा 45 × 10/450, अर्थात 1 यानी 1 मीटर दूरी पर अगर हम 2 आवेशों को रखते हैं तो इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट हमें प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 2015 में आया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे गए हैं, किसका त्वरण अधिक होगा और ऐसा क्यों होगा। ये एग्जाम में पूछा गया है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का त्वरण अधिक होगा क्योंकि प्रोटॉन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है। आप लोगों को पता ही होगा। देखते हैं, देखो जो इलेक्ट्रॉन होता है इसका द्रव्यमान 9.127 × 10⁻³ kg होता है, जबकि प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻⁻27 kg होता है। तो ऐसे आप देखो तो 31 घात नेगेटिव और यहाँ 27 है, लगभग 10⁻⁴ गुना का डिफरेंस है। यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अपेक्षा 10,000 गुना क्या है, छोटा है, यानी हल्का है। सो अगर हम त्वरण की बात करें तो त्वरण A बराबर होता है F/m होता है। अब जिसका द्रव्यमान ज़्यादा यहाँ पर और जो ये प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन का त्वरण अधिक होगा क्योंकि प्रोटॉन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का त्वरण समान होगा, जबकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, समान। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम 2020 का क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि एक वैद्युत द्विध्रुव है जो 10⁵5 न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा है, और उस पर 6 × 10⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है।
वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना करिए। सो ई का मान 10⁵ न्यूटन पर कूलम है, थीटा का मान 30 अंश और टाउ का मान दिया है। इसके लिए द्विध्रुव के आघूर्ण का मान पी का मान पूछा गया है। सो फॉर्मूला होता है टाउ बराबर पी इंटू ई होता है। इस सूत्र के अनुसार अगर हम गणना करते हैं तो टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, पी टाउ का मान 6×10⁻24 दिया, पी पूछा गया है और ई का मान 10⁵5 है, थीटा का मान 30 दिया हुआ था। सो भी हवा 6 × 10⁻24 निगेटिव में बराबर पी गुणे 10⁵5 गुणे 1/2, क्योंकि साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। यहाँ से हमें पी का मान निकालना है, इस 2 का इधर गुणा करना होगा, 6 दूनी 12 और ऋण 24 में इस 5 से आप भाग करोगे पक्षांतर करने पे। तो टोटल वैल्यू आ जाएगी 12 × 10⁻32 कूलम इंटू मीटर। इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दो पतली धातु की प्लेट एक दूसरे के बहुत निकट है। दो पतली धातु की प्लेट एक दूसरे के बहुत निकट है और समांतर है। प्लेटों पर विपरीत प्रकाश के आवेश के पृष्ठ घनत्व का परिणाम भी दिया हुआ है। 17×10⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा? तो आप सभी जानते हो कि अगर दो समांतर प्लेटें हो, एक तरफ धनावेशित और एक तरफ ऋण आवेश हो, इसके बीच में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। जहाँ सिग्मा होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व, या इसे हम Q बटा A लिखते हैं। बट इतने की वैल्यू हमें दे रखी है ऑलरेडी पहले से ही 17.7 × 10⁻22, इसलिए हम इस मान को डायरेक्ट प्रयोग कर सकते हैं। तो 17.7 × 10⁻22 दिया हुआ। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन की वैल्यू 17.7 × 10⁻22 है, जबकि एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 × 10⁻12 होता है। इसका डबल करेंगे तो 8.5 का डबल 17 होता है। 2 × 10 न्यूटन पर कूलम आएगा। कुछ बच्चों को ये ऋण 10 नहीं समझ में आ रहा होगा, वो समझ ले। देखो यहाँ ऋण 22 है, देखो बेटा यहाँ ऋण 22 है और बटे में यहाँ देखो ऋण 12 लिखा हुआ है। जब इसको अंश में ले जाएंगे ना तो ये निगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, +12 हो जाएगा। तो इस ऋण 22 और 12 का जो डिफरेंस आएगा वो ऋण 10 आएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इसे ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैद्युत फ्लक्स 15वां क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, 2018 का है। वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध है और वैद्युत फ्लक्स का मात्रा भी बताना है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि वैद्युत फ्लक्स का जो धारणा है ना वो गॉस की देन है। वैद्युत फ्लक्स की धारणा किसकी देन है? गॉस की देन है। और गॉस के अनुसार किसी बंद पृष्ठ के लिए कुल फ्लक्स फाई का मान E.dA होता है। ध्यान रखिएगा, ओपन इंटीग्रल कभी नहीं लिखते, यहाँ पे हमेशा क्लोज्ड इंटीग्रल का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ सदिश गुणन नहीं, आदिश गुणन ही प्रयोग करते हैं, वेक्टर E.dA। अब आप ये पूछ सकते हो क्वेश्चन की क्यों? क्योंकि जो फ्लक्स है वो रेखाओं की संख्या होती है, वैद्युत बल रेखाओं की, और यह एक अदिश राशि है। और अदिश राशि होने के कारण इसका कोई भी सदिश स्वरूप नहीं लिखा जाता, यहाँ पर अदिश गुणन का प्रयोग करते हैं। सो ये संबंध है वैद्युत फ्लक्स और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच। फाई बराबर क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ वेक्टर E.dA, जहाँ E वैद्युत फ्लक्स के लिए क्षेत्र की तीव्रता है और dA क्षेत्रफल सदिश है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या कूलम की घात -1 होती है। इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 16, ये आया हुआ है एग्जाम में 2018 में यूपी बोर्ड के। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और विमीय सूत्र क्या होता है, इसको निगमित कीजिए। तो 1 नंबर वाला प्रश्न है, शार्ट में आपको सिर्फ लिखना है डिस्क्राइब करके। तो फ्लक्स फाई बराबर होता है E cos थीटा। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक बराबर लिखना होगा, तो फाई का मात्रक लिखने के लिए E का मात्रक और A का मात्रक लिखेंगे। cos थीटा का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि cos थीटा एक क्या है, शुद्ध अनुपात है और शुद्ध अनुपातों का कोई मात्रक नहीं होता। E का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, क्यों? क्योंकि बच्चों E बराबर F/Q होता है। सो न्यूटन पर कूलम ये हो गया E का मात्रक, और एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर। ऐसे में न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर ये हो गया इस फ्लक्स फाई का मात्रक। इसका एक अन्य मात्रक वोल्ट इंटू मीटर भी होता है, याद रखिएगा। वोल्ट इंटू मीटर भी इसका एक अन्य मात्रक होता है। तो फ्लक्स फाई का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या वोल्ट इंटू मीटर दोनों होते हैं। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अच्छे हैं, याद रखिएगा।
कैसे होता है ये भी देख लीजिए। वैद्युत क्षेत्र का ये अन्य मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। मीटर स्क्वायर से गुणा करोगे तो मीटर मीटर कट जाएगा, ये एक पावर इसकी कम हो जाएगी और सिर्फ बचेगा वोल्ट इंटू मीटर। इसी प्रकार वैद्युत फ्लक्स फाई का विमीय सूत्र भी आप लिख सकते हो। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का विमीय सूत्र और क्षेत्रफल ए का विमीय सूत्र लिख करके। तो तीव्रता का होता है m/L/T⁴/2, ये बल का है विमीय सूत्र, और ये किसका है, आवेश Q का है। तो F/Q का 80 और L स्क्वायर गुणा करेंगे, टोटल वैल्यू आ जाएगी ml3 T⁻³ A⁻⁻1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 17 कि एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए सदिश वैद्युत क्षेत्र का मान दिया हुआ है वोल्ट पर मीटर। कह रहा है एक पृष्ठ के क्षेत्रफल का मान वेक्टर A = 8J है, इससे गुजरने वाले फ्लक्स का मान क्या होगा। सो हम जानते हैं फ्लक्स फाई बराबर होता है E.dA, और डॉट गुणन में केवल J का J से गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि I.I की वैल्यू 0 होती है, 1 होती है। J.J की वैल्यू 1 होती है, K.K की वैल्यू भी 1 होती है। लेकिन जब I.J का प्रयोग करते हैं तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, यानी किसी अन्य के साथ इनका गुणनफल 0, क्योंकि इनके बीच का कोण 90 होता है और काश 90 का मान 0 होता है, इसलिए ये टर्म खत्म हो जाएगा। सिर्फ J का J से गुणा करेंगे, 8 त्रिक 24 वोल्ट इंटू मीटर। सो समान वैद्युत क्षेत्र के लिए E का मान 2I + 3J - 4K होता है। एरिया वेक्टर A से इसका गुणा करेंगे तो 8 का 3 से सीधा गुणा करेंगे, 8 त्रिक 24 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 18। कह रहा है, प्रश्न संख्या 18 में कहा गया है कि यदि किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के एक केंद्र पर 1 कूलाम का आवेश रखा जाए तो घन के किसी फलक से बाहर आने वाले फ्लक्स का मान कितना होगा। यानी ये घन है, ऐसे ये घन है और इस घन के केंद्र पर आवेश रखा गया है यहाँ सेंटर में, तो इसके पृष्ठ से कितना फ्लक्स बाहर आएगा ये हमें बताना है। सो घन के पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई E = Q/ε0, यही गॉस का नियम है। इसके बाद चूंकि घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल उसके एक फलक के क्षेत्रफल का 6 गुना होता है, इसलिए घन के किसी एक फलक से कितना फ्लक्स गुजरेगा वो हो जाएगा टोटल का 1/6, क्योंकि टोटल 6 फलकें होती हैं, उसमें से एक फलक का पूछा है तो हमें 6 से भाग करना पड़ेगा, तो हो जाएगा Q/6ε0। अब यहाँ 6 तो हमें मालूम है डिजिट है, ε0 की वैल्यू 8.85 × 10⁻12 होती है। इन मानों को रख करके अगर हम मान करते हैं तो 1.88 × 10⁻10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर आएगा, क्योंकि आवेश Q का मान यहाँ 1 कूलाम दिया हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, 19 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न संख्या 19 कहा गया है कि 1 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर और विपरीत आवेश, विपरीत का मतलब एक धनात्मक तो एक ऋणात्मक है, और 2 मिलीमीटर दूरी पर रखे गए हैं। इस विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कितना होगा। सो हम जानते हैं विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P = Q × 2L होता है, एंड 2L इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। यहाँ एक आवेश 1 माइक्रो कूलाम का है, माइक्रो को कूलाम में बदलने के लिए 10⁻6 का गुणा करेंगे, ये माइक्रो हट जाएगा। और जो डिस्टेंस है दोनों आवेशों के बीच की वो 2 मिलीमीटर यहाँ प्रश्न में ऑलरेडी दे रखा है, 2 मिलीमीटर। जो 2 मिलीमीटर प्रयोग करेंगे, इस मिलीमीटर को मीटर बदल लीजिए। क्यों? क्योंकि गणना करते समय सभी मात्रक m के इस पद्धति में होने चाहिए, तो इस मिलीमीटर को हटा के हमने मीटर का प्रयोग किया, और 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर होता है। तो ऐसे में द्विध्रुव के लिए जो वैल्यू आ जाएगी P बराबर वो हो जाएगी Q × 2L, अर्थात 1 × 10⁻6 × 2 × 10⁻3, अर्थात 2 × 10⁻9, क्योंकि ऋण 3 और ऋण 6 मिलकर हो जाता है ऋण 9 कूलाम इंटू मीटर। ये है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न 20वें में कह रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव है, 3 × 10⁻6 कूलाम का परिमाण है, विपरीत प्रकृति के 2 आवेशों से मिलकर के बना हुआ है। इन आवेशों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर अवजार दिया हुआ है। इस द्विध्रुव को 1 × 10⁵5 न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। तो द्विध्रुव पर अधिकतम कितना बल आघूर्ण लगेगा।
हम जानते हैं अधिकतम वाला गुण टाउ बराबर पी होता है। क्यों? क्योंकि टाउ का मान होता है पी साइन थीटा। अब अगर अधिकतम की बात करें तो थीटा का मान 90 प्रयोग करना चाहिए अधिकतम के लिए। तो ऐसे में टाउ की वैल्यू सिर्फ बचेगी, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो बचेगा सिर्फ पी ई इंटू 1, या आप इसे लिख सकते हो सिर्फ पी इंटू ई। और यहाँ पी का मान 1 गुणे 10 की घात 6 दिया हुआ है, और 2 गुणे 10 की घात 2 गुणे 1 गुणे 10 की घात 5, इन सभी राशियों का हम यहाँ पर प्रयोग कर लेते हैं। टोटल वैल्यू आएगी 2 गुणे 10 की घात 3 न्यूटन पर कूलम। अगला क्वेश्चन देखिए बोर्ड एग्जाम में क्या आया हुआ है। क्वेश्चन है कि स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय को गणितीय रूप में कैसे लिखते हैं। इसको लिखिए, संकेतों का अर्थ बताइए। तो स्थिर विद्युतिकी में गॉस की जो प्रमेय है वो होती है क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट डी ए इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू, अथवा ई डॉट डी ए बराबर लिखा जाता है 1/ε0 इंटू क्यू, जहाँ पर ई डॉट डी ए ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल फ्लक्स फाई का मान होता है। क्यू यहाँ पर बंद पृष्ठ द्वारा आवेश है कि कितना आवेश इस पृष्ठ पर है, और ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता है। निर्वात की वैद्युतशीलता का मान 8.85 गुणे 10 की घात 11 होता है, अंकिक मान याद रखिएगा। अब चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ। ये तो से एक एक प्रश्न नंबर वाले। अब 2 अंक और 3 अंक वाले प्रश्नों की तरफ देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम क्या है, उसको लिखो, या 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के लिए कूलाम का सूत्र लिखिए। ये प्रश्न आता है एग्जाम में, 2020 में आया हुआ है। सो हम जानते हैं कि कूलाम के नियम के अनुसार 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षण का भी हो सकता है या प्रतिकर्षण का भी हो सकता है, और दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। तो यहाँ देख पा रहे हैं एक आवेश Q1 है और दूसरा आवेश Q2 है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r है, और इन आवेशों के बीच कितना बल लगता है वो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। सो यदि 2 बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हो, तो उनके बीच का जो कूलामीय बल है वह इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों तथ्यों को एक साथ मिला दिया जाए, इसको लिखते हैं या प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। ये अनुक्रमानुपाती नियतांक हटाएंगे तो एक कांस्टेंट यहाँ k का प्रयोग करते हैं, जहाँ k एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। प्रयोगों द्वारा k का मान जो ज्ञात किया गया था वो 9 गुणे 10 की घात 9 है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इसे k बराबर 1/4πε0 भी लिखा जाता है। क्यों ऐसा लिखते हैं? क्योंकि देखिए 2 आवेशों के बीच अगर निर्वात अथवा वायु तो नो प्रॉब्लम, लेकिन इनके बीच जो माध्यम है वो माध्यम भी बल को प्रभावित करता है, जिसे परावैद्युत हम कहते हैं। सो ये परावैद्युत जैसे मोम है, कागज है, ये सभी बल के मान को प्रभावित करते हैं। इसीलिए यहाँ पर k को हटा करके उसकी जगह 1/4πε0 लिखा जाता है। सो ये फॉर्मूला बन जाता है अब बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा r स्क्वायर न्यूटन। यही है वैद्युत बल का मात्रा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है कि भुजा ए वाले वर्ग के चारों कोनों ABCD में से प्रत्येक पर आवेश Q रखा गया है। बिंदु D पर रखे आवेश पर लगने वाला बल का मान क्या है? चित्र यहाँ दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, 2018-19 में आया हुआ है। एक वर्ग है, ये वर्ग का नाम है A, B, C और D। इसके चारों कोनों पर आवेश है Q, Q, Q एंड Q, और इसके कोने D पर बल हमें बताना है। तो ये जो आवेश यहाँ प्लस Q D पर रखा हुआ है, इस पर C वाला आवेश भी बल लगाएगा, A वाला भी लगाएगा और
बी वाला भी बल लगाएगा और तीनों बलों का परिणामी यहाँ पर संयुक्त रूप से कार्य करेगा। जो ए से बल लग रहा है इसकी दिशा एफ ए डी है, जो सी से बल लग रहा है उसकी दिशा एफ सी डी है और जो बी से बल लग रहा है वो एफ बी डी है। इन दोनों का परिणामी इस बी डी की तरफ है। अगर यह निकाय संतुलन में है तो ए और डी का जो सी डी का और ए डी का बलों का परिणामी मान है वो इस बी डी के बराबर होना चाहिए और यही है बल एफ का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्र से विकर्ण ओडी का डिस्टेंस निकाल लेंगे तो भुजा बाई रूट 2 हो जाएगा, ये हम सभी जानते हैं। बिंदु सी पर स्थित आवेश के कारण डी पर जो बल लगेगा वो एफ सी डी बराबर Q1 Q2 बटा ए स्क्वायर मान रखेंगे, सी डी के अंदिश आ जाएगा। ठीक ऐसे ए पर स्थित आवेश के कारण डी पर लगने वाला बल भी ज्ञात करेंगे, वो ए डी से अंदिश मिल जाएगा। सी डी ए डी दोनों प्रतिकर्षण बल होंगे तथा इसकी दिशा चित्रानुसार स्पष्ट है, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रही है इस चित्र में कि जो सी डी है और जो ए डी है ये दोनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं। सो परिणामी इनका क्या होगा, जब लंबवत कार्य करते हैं तो इनका परिणामी सदैव श्रीधराचार्य से निकाल लेंगे, एफ सी डी स्क्वायर प्लस एफ ए डी स्क्वायर और मान रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर इंटू रूट 2 आएगा। और एफ डैश की दिशा चित्रानुसार डी डायरेक्शन में होगी। ये क्या चीज़ है इसको देखिए, जो आप देख पा रहे हो एफ बल लग रहा है, इसकी दिशा इसी दिशा में है। सो इसका परिणामी हम लिखने के लिए क्या करेंगे, इनको आपस में जोड़ना होगा। बिंदु बी पर स्थित आवेश के कारण डी पर जो बल लग रहा है वह भी ज्ञात किया गया, बी डी के अंदिश लगेगा और ये बल दोनों समान दिशा में है और दोनों को आपस में हमें जोड़ना होगा। सो चलते हैं अगले पेज पर और देखते हैं कितना आता है बल का मान। ये है परिणामी बल का मान। इसकी दिशा एफ डैश की दिशा में होगी, अतः डी पर स्थित आवेश पर परिणामी प्रतिकर्षण बल का मान एफ डैश और एफ बी डी दोनों के योग के बराबर होगा। क्योंकि आपको बताया था मैंने कि एक बल ऐसे और एक बल ऐसे लग रहा है और इन दोनों का परिणामी इधर लग रहा है और जो ये एफ डैश है इसी दिशा में एफ बी डी भी काम कर रहा था, तो दोनों समान दिशा में हो गए, इसलिए परिणामी इनके योगफल के बराबर हो जाएगी। सो एफ डैश बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट यानी एफ डैश का मान और ये एफ बी डी का मान, दोनों का मान रख के जोड़ देंगे यहाँ पे। फिर दोनों में कॉमन है कुछ, उन राशियों को कॉमन ले लेते हैं। जैसे कि ये पूरी क्वांटिटी आप देख पा रहे हो यहाँ भी है, सेम वही क्वांटिटी यहाँ भी है, इसको कॉमन ले लिया गया। यहाँ से स्क्वायर रूट 2 बच जाएगा और यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ बाई 2 है तो 1/2 बच जाएगा। इस 2 का यहाँ गुणा करके 2 रूट 2 प्लस 1/2 भी लिख सकते हैं। ये हो गया परिणामी बल का मान। अगला प्रश्न संख्या 3 देखिए, कह रहा है दो बिंदु आवेश 9e और +e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। सो दो आवेश है, एक है 9e यहाँ पे लिखा हुआ है और एक है E जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है और दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर है बेटा, 16 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं। उनके बीच में एक आवेश को रखना है, इसको कहाँ रखा जाए कि संतुलन में हो जाए। संतुलन में होने का मतलब कि इस बिंदु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल 0 हो जाए, इसको बोलते हैं कि संतुलन में हो जाना। तो संतुलन में होने के लिए परिणामी बल का मान 0 होना चाहिए।